रितु जी ऑफिस से घर वापस आ चुकी होती हैं, लेकिन अब मन्नू अब तक नहीं आया होता है। रोशनी उसका ही वेट कर रही होती है। वो हॉल में इधर से उधर टहल रही होती है। ईशान अभी भी रणविजय जी के साथ ही होता है। वह उनके कमरे में उनके साथ बातें कर रहा होता है। तभी अब मन्नू वहां पर आ जाता है और उसको देखकर रोशनी मुस्कुराती है और कहती है, काफी देर हो गई आने में, कोई जरूरी काम था क्या? अभी पहले उसको खा जाने वाली नजरों से देखता है और कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम अपनी हरकतों को नहीं बदल सकती? रोशनी को समझ में नहीं आता कि अभी ऐसा क्यों कह रहा है। पहले उसे लगता है कि शायद ऑफिस के किसी काम की वजह से वह इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे के गुस्से को देखकर वह यह बात समझ जाती है कि जरूर कोई और बात है। रोशनी धीरे से कहती है, क्यों, क्या हो गया? आप इस तरह से गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मन्नू कहता है, क्यों, तुम जो कर रही हो वह तुम्हें नहीं पता है? आखिर तुम चाहती क्या हो, बोलो। क्यों सबका इस्तेमाल करना होता है तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा कि अगर तुम कंपनी का काम नहीं संभालोगी तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ डील नहीं करूंगा। तो तुमने डैड को यूज करना शुरू कर दिया। तुमने उनके सामने अपने आप को बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करा लिया कि वह घर पर रहकर ईशान का ध्यान रखे और तुम ऑफिस जाओगी। तुम इतनी कैसे गिर सकती हो? रोशनी ये सुनती है तो उसे बुरा लगता है। वह कुछ कहना चाहती है तो अभी गुस्से से उसको उंगली दिखाते हुए कहता है, अब अपना यह नाटक मत करना और मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें किसी को इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं लगता है। पहले तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब तुम डैड का इस्तेमाल कर रही हो। उसके इस तरह बोलने से रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इससे अभी और चिढ़ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, मेरे सामने इन आंसुओं को मत दिखाओ, समझी? मैं तुम्हारी किसी भी धोखे में अब नहीं आने वाला हूँ। और एक बात और, जिस तरह से तुमने डैड के सामने नाटक करके सब कुछ किया है ना, वैसे ही उन्हें जाकर बोलो कि तुम खुद सब कुछ संभाल लोगी। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उनकी मदद की। और वह ऐसा क्यों कहेगी? तभी रणविजय जी वहां पर आते हैं। ईशान उनकी गोद में ही होता है। अभी उनकी तरफ देखने लगता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा होता है। रणविजय जी उसके पास आकर कहते हैं, जवाब दो, वह ऐसा क्यों कहेगी? क्यों मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता क्या? अभी धीरे से कहता है, डैड आप समझ नहीं रहे हैं, ये बहुत गलत कर रही है। रोशनी की आंखों में आंसू होते हैं। वह कुछ बोल नहीं पा रही होती है। रणविजय जी कहते हैं, वह कुछ गलत नहीं कर रही है और अभी जो भी तुमने उसे कहा ना, उसके लिए उसे सॉरी बोलो। अब मन्नू कहता है, डैड मैंने उसे कुछ भी गलत नहीं कहा है जो मैं उसके लिए उसे सॉरी बोलूँगा। आप नहीं जानते, लेकिन इसे सिर्फ लोगों का यूज़ करना आता है। बस अपने आप को बेचारा दिखाकर यह हमेशा ऐसा ही करती है। उन दोनों की आवाज़ से रितु जी भी स्टडी रूम से वहां पर आ जाती हैं। रणविजय जी तेज आवाज में कहते हैं, इनफ अभी, डोंट क्रॉस योर लिमिट, एंड आई सेड से सॉरी टू हर इमीडिएटली। उनकी आवाज़ से एक बार के लिए वहां खड़े सभी लोग कांप जाते हैं। ईशान भी घबराकर रोने लगता है। अभी की आंखें भी भर जाती हैं, क्योंकि पहली बार रणविजय जी ने उसे इतनी ऊंची आवाज में बोला होता है। अभी रोशनी की तरफ देखकर सॉरी बोलता है। ईशान तेज रोने लगता है तो अभी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, मेरे पास आओ। ईशान अपना सर नामे हिला देता है और कहता है, आप अच्छे पापा नहीं हैं। आपने मेरी माँ को डांटा। मम्मा, मम्मा मैं नहीं रहूँगा यहाँ, मुझे नानी माँ के पास जाना है। मम्मा यहाँ पर सब गुस्सा करते हैं। मम्मा चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। वह रणविजय जी की गोद से रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करता है। रोशनी उसे गोद में ले लेती है। ईशान उसकी गोद में जाते ही उसके कंधे पर सर रखकर उसके गले में हाथ डालकर उसको पकड़ लेता है। रणविजय जी रोशनी की तरफ देखकर कहते हैं, सॉरी बेटा, मैंने गुस्से से बात की। ईशान घबरा गया है, तुम उसे कमरे में ले जाओ। रोशनी अपने आंसुओं को पोंछकर उसे वहां से ले जाती है। रणविजय जी अभी की तरफ बिना देखे हुए वहां से चले जाते हैं। ईशान ने जिस तरह से अभी को कहा होता है, उससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसके कानों में जैसे उसकी ही आवाज गूंज रही होती है। उसी जगह पर खड़ा होता है। रितु जी अभी के कंधे पर हाथ रखती है। वह उनकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। रितु जी कहती हैं, अभी आंसू नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी आंखों में। अभी अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और वह कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। अब मन्नू जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है रोशनी ईशान को गोद में लिए हुए शांत करा रही होती है। ईशान रोते हुए कहता है,
मम्मा नानी माँ और मामा के पास चलो ना, यहाँ सब गुस्सा करते हैं। ईशान को अच्छा नहीं लगता, सब गंदे हैं। चलो मम्मा, चलो ना मम्मा। रोशनी उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, नहीं बच्चा, ऐसे नहीं बोलते ना। सब आपको कितना प्यार करते हैं ना, आपके साथ खेलते हैं, आपके लिए बहुत सारे टॉयज लाते हैं। नहीं मम्मा, मुझे नहीं रहना, मुझे ले चलो ना, मुझे जाना है नानी माँ के पास। ईशान जिद करने लगता है। रोशनी कहती है, ठीक है, अभी तो रात हो गई है ना, हम कल सुबह चलेंगे। अभिमन्यु वहाँ आता है और वह ईशान के पास जाता है और वह रोशनी के पीछे खड़ा हो जाता है, जैसे ईशान अभी को देख रहा होता है, लेकिन रोशनी नहीं। तभी उसे एहसास होता है। वह पलटती है तो अभी वहाँ पर खड़ा होता है। अभिमन्यु ईशान को कहता है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। आपको तारे देखना है ना, मैं तारे दिखाऊंगा। ईशान अभी की तरफ नहीं देख रहा होता है। रोशनी अभी के उदास चेहरे को देखती है तो कहती है, ईशु जाइए, वो आपको कह रहे हैं ना, मैं आपको तारे दिखाएंगे। ईशान कहता है, नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, पापा गंदे हैं। वह मम्मा पर गुस्सा करते हैं। आप मुझे नानी माँ के पास ले चलोगे ना? ईशान अभी सो जाएगा, कल आप नानी माँ के पास ले चलना। रोशनी ईशान को कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु वहां से चला जाता है। रोशनी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वह इस बात को समझ रही होती है कि अभी को भी इन सबसे काफ़ी बुरा फील हुआ होगा, लेकिन वह चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती है। अभिमन्यु अपने टेरेस पर बैठा हुआ होता है। एक पैर उसका सीधा होता है और दूसरे पैर को मोड़कर उसने घुटने पर एक हाथ रखा हुआ होता है। उसकी आंखें भरी हुई होती हैं और उसके कानों में रणविजय जी का उसको तेज आवाज में बोलना ही गूंज रहा होता है। पहली बार उन्होंने उसे डांटा होता है, वह भी रोशनी की वजह से। और वहीं दूसरी तरफ उसका दिल इस बात से भी बहुत ही ज्यादा दुख रहा होता है कि ईशान ने उसे कैसे कहा कि वह उसके पास नहीं आएगा, वह उससे दूर जाना चाहता है। ये सारी बातें अभिमन्यु के दिल को कचोट रही होती हैं। वह अपने आप से भरे गले से कहता है, मैं कितना बुरा हूँ, आज मेरे लिटिल मास्टर ने मेरे पास आने से मना कर दिया। वह मुझसे दूर जाना चाहता है क्योंकि मैंने गलती की। रोशनी ने बिल्कुल सही किया था उसे मुझसे दूर ले जाकर, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसे अपने पास नहीं संभाल पाऊंगा। अभी 1 हफ्ते हुए हैं उसे इस घर में आए हुए और मैंने उसे कोई भी खुशी नहीं दी। मेरा लिटिल मास्टर मुझसे नाराज है। आज वह रोया मेरी वजह से। जिसके चेहरे पर मैं हमेशा खुशियां देखना चाहता हूँ, उसके चेहरे पर आज मैंने तकलीफ देखी, वह भी मेरी दी हुई थी। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। यह बोलकर वह गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींचे हुए दीवार पर हाथ मारने लगता है। उसकी उंगलियां छिल जाती हैं, उनसे खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वह गुस्से से हाथ मारे जा रहा होता है। कुछ देर बाद वह अपने सर को पीछे दीवार से टिका लेता है और आंखें बंद कर लेता है। बंद आंखों से भी उसके आंसू बह रहे होते हैं। रोशनी ईशान को शांत कराकर सुला देती है और अभिमन्यु का ही वेट कर रही होती है। काफी देर तक कमरे में इधर से उधर घूमती रहती है। कुछ देर के लिए वो बालकनी में भी जाती है, लेकिन तब तक भी अभिमन्यु कमरे में वापस नहीं आता। वह अपने आप से कहती है, पता नहीं कहाँ पर है, एक बार जाकर देख लूं क्या। जो भी हुआ वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। इन सब की वजह मैं हूँ। मेरी वजह से आज अंकल ने उन पर कितना गुस्सा भी किया और अभिमन्यु को कितना बुरा लगा होगा। जिस तरह से ईशान ने उनको बोला, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, ये तो बच्चा है, मुझे इसे शांत करना चाहिए था। जबकि मैं जानती हूँ कि अभिमन्यु को इन सब छोटी छोटी बातों से बुरा लगने लगता है। वह अपने आप को ब्लेम करने लगती है। क्या करूँ मुझे उनसे कुछ बात करनी ही होगी, लेकिन वह है कहाँ, मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें। इस वक्त तो कोई स्टाफ भी नहीं जिसे कहूँ कि ईशान के पास रुके। मैं यहाँ से जाऊंगी और अगर वह घबरा कर जग गया तो क्या करूंगी। वैसे भी जब से इस घर में आया है, तब से आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है। नहीं, इस वक्त मैं ईशान से दूर तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं इस घर से ज़रूर चली जाऊंगी। मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं ईशान की खुशियों का क्या करूंगी। नहीं, उसकी खातिर मैं ऐसी सेल्फिश नहीं हो सकती। जिस दिन से इस घर में आई हूँ, उस दिन से अभिमन्यु के लिए तकलीफ की ही वजह बनी हूँ। अब और मैं उनकी तकलीफ की वजह नहीं बनूंगी। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। रणविजय जी और रितु जी दोनों अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए लेटे होते हैं। दोनों की आंखों में नींद नहीं होती। दोनों आज जो हुआ वो ही बातें सोच रहे होते हैं। तभी रणविजय जी कहते हैं, रितु तुम्हें बिल्कुल सही लगता था, मैं बिल्कुल भी अच्छा पिता नहीं हूँ। ना तो मैं पहले कभी अपने अभी का अच्छा डैड बन पाया
और ना मैं आज हूँ। रितु जी उनकी आवाज़ में भारीपन महसूस कर पा रही होती हैं। वह उठकर बैठ जाती हैं और लाइट ऑन करती हैं। विजय जी की जो आंखें भरी हुई होती हैं, उनको वह पोंछ लेते हैं। रितु जी उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, रणविजय मेरी तरफ देखो। रणविजय जी उनकी तरफ देखने लगते हैं। वह बैठने की कोशिश करते हैं तो रितु जी उनको लेटे रहने के लिए ही कहती हैं और उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम बेस्ट डैड हो। रणविजय जी कहते हैं, नहीं, आज मैंने उस पर गुस्सा किया। आज मैं उस पर पहली बार इस तरह से चिल्लाया। मेरे अभी को बहुत हर्ट हुआ होगा ना। उसकी आंखों में मैंने तकलीफ देखी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने कैसे उसे इस तरह से कह दिया और मैंने उससे कोई बात भी नहीं की। उसे बहुत बुरा लगा होगा ना। ये रितु जी कहती हैं, हाँ बुरा तो लगा होगा, क्योंकि आज पहली बार तुमने उस पर इस तरह से गुस्सा किया। तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, लेकिन बस जिस दिन से इस घर में आई है ना, उस दिन से ये सब कुछ हो रहा है। रणविजय जी कहते हैं, तुम भी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसमें उसकी क्या गलती है? वह तो शादी करके इस घर में आई है। उसे तो उसका बहक अब तक मिला भी नहीं जो उसे मिलना चाहिए। हम सब उसके साथ कितनी बेरुखी से बात कर रहे हैं और अभी ने जिस तरह से उसके साथ बात की, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। रितु जी कहती हैं, वैसे कुछ गलती इसमें मेरी भी है। मैं ही इस बात से बहुत नाराज थी कि तुम ऑफिस नहीं आए हो, और जब अभी ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने ही गुस्से में रोशनी के बारे में गलत बोल दिया और उसका ये परिणाम हुआ कि उसने रोशनी पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया और ये सब कुछ हो गया। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। रणविजय जी उनके चेहरे पर देखने लगते हैं तो रितु जी कहती हैं, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। रणविजय जी कहते हैं, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। मैं तुम्हारी फीलिंग्स भी समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हमें अलग अलग नहीं, साथ में सोचना है। हमें हमारे अभी की खुशियों के लिए सोचना है और उसकी खुशी रोशनी और ईशान के साथ ही है। और ये बात कहीं ना कहीं तुम भी समझ रही हो, बस मान नहीं रही हो इस बात को। रितु जी भी कहती हैं, मेरे लिए तुम और अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और कुछ भी नहीं। तुम लोगों को अगर लगता है कि रोशनी ठीक है तो मुझे परेशानी नहीं है। वैसे मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं भी क्या करती। तुमने अचानक ही मुझसे बिना बात किए इस तरह का फैसला ले लिया तो मुझे बुरा लग गया। रणविजय जी कहते हैं, मैं जानता हूँ, सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। रितु जी कहती हैं, तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह मैं अभी से बात कर लूँगी, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा मुझसे नाराज़ तो नहीं होगा ना? वह मुझसे बात तो करेगा ना? रणविजय जी काफ़ी मायूस होकर बोलते हैं। रितु जी मुस्कुराकर कहती हैं, बिल्कुल करेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमसे वह नाराज़ हुआ हो? रणविजय जी कहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना परेशान मत हो। वह सारी दुनिया से नाराज हो सकता है, लेकिन अपने डैड से कभी नहीं। रितु जी बोलती हैं। रणविजय जी कहते हैं, हाँ और अगर होगा भी तो मैं उसे रहने नहीं दूंगा। सुबह होते ही उससे बात कर लूंगा। रितु जी कहती हैं, हाँ अब आराम से सो जाओ, फिक्र मत करो। रणविजय जी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। सुबह की पहली किरण जब अमन्यु के चेहरे पर पड़ती है तो वह अपनी आंखें खोलता है। वह टेरेस पर वैसे ही अपना सर पीछे दीवार पर टिकाकर पूरी रात बैठा होता है। कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। जब वह जागता है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। उसके साथ ही उसका पूरा शरीर भी जैसे टूट रहा होता है। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और अपने सर को अपने दोनों हाथों से दबा लेता है और कहता है, ये सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी उसे छींक भी आने लगती है। वह अपने आप से कहता है, लगता है पूरी रात इस तरह रहने की वजह से हो रहा है। रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊंगा। वह कमरे में आता है तो उस वक्त बिस्तर पर ईशान एक तरफ सो रहा होता है। रोशनी उसे कहीं भी कमरे में दिखाई नहीं देती। वह जाकर पहले चेंज करता है और आकर बिस्तर पर ईशान की बगल में ही लेट जाता है। वह उसके चेहरे पर देखता है और अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी ईशान की कई बातें उसे याद आने लगती हैं। तो वह अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और अपनी आंखें बंद करके तुरंत ही सो जाता है। रोशनी कमरे से जाने के बाद पहले अभिमन्यु को ही ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वह उसे ना तो हॉल में दिखता है और ना ही स्टडी रूम में। वह परेशान सी कमरे में वापस आती है तो देखती है कि अभी बिस्तर पर सो रहा है। उसे देखकर थोड़ी सी उसे राहत आती है। वह अपने मन में कहती है, शुक्र है कि यह ठीक है। मेरे भी मन में पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी,
तभी ईशान भी जग जाता है और लेटे हुए ही मम्मा मम्मा पुकारने लगता है। रोशनी तुरंत उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, यही है आपकी मम्मा। ईशान उसकी तरफ देखता है, तभी वह अपने ठीक बगल में सो रहे अभी को देखता है और उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह रोशनी की तरफ देखकर कहता है, मम्मा पापा अभी नहीं जगे हैं। रोशनी मुस्कुराकर सिर नामे हिलाती है। ईशान खुश हो जाता है और उठकर बैठते हुए कहता है, हे मैं पापा के साथ खेलूंगा। रोशनी को यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वह ये बात समझ जाती है कि ईशान कल रात की बातों को भूल गया है। वह अभी के चेहरे पर देखकर अपने मन में कहती है, सुनिए ना, क्या कह रहा है ईशान। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। रोशनी जाकर देखती है तो वहां पर एक हाउस हेल्प होती है। वह अभी का कोट और एक हाथ में उसकी वॉलेट और मोबाइल लेकर खड़ी हुई होती है। वह रोशनी की तरफ बढ़ाती है और कहती है, वह टेरेस पर सफाई करने गए थे तो वहां पर ये मिला। सर का कोट है और उनका यह सामान। रोशनी वह अपने हाथ में ले लेती है और वह हैरान होती है और अपने आप से कहती है, इसका मतलब अभिमन्यु पूरी रात टेरेस पर ही थे। तभी ईशान थोड़ी तेज आवाज में कहता है, मम्मा मम्मा देखो ना पापा को। रोशनी पास जाती है और कहती है, क्या हुआ। ईशान अभिमन्यु की तरफ इशारा करके कहता है, पापा को देखो ना। रोशनी देखती है तो अभी ठंड की वजह से कांप रहा होता है। रोशनी तुरंत उसके पास जाती है और उसका हाथ छूती है। उसका हाथ बुखार की वजह से काफी गर्म होता है। वह तुरंत सिर पर हाथ रखती है तो वह भी बुखार से तप रहा होता है। रोशनी एक और ब्लैंकेट लाकर अभी के ऊपर डालती है और वह ड्रॉर से थर्मामीटर खोजने लगती है। ईशान बस चुपचाप बैठा हुआ रोशनी को देख रहा होता है। रोशनी थर्मामीटर लाकर अभी के मुंह में डालती है ताकि वह उसका टेम्परेचर चेक कर सके। ईशान उसको ऐसा करते देखता है तो घबराते हुए कहता है, मम्मा पापा की तबीयत खराब हो गई है। रोशनी परेशान सी अपना सिर हाँ में हिला देती है। रणविजय जी हॉल में बैठे हुए होते हैं लेकिन उनकी नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ ही होती है। रितु जी वहाँ आती हैं और उनको इस तरह देखते हुए कहती हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, वो आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी ऑफिस जाने में टाइम है। रणविजय जी बेचैनी से कहते हैं, वह नहीं आ रहा तो मैं जाकर मिल लूँ क्या। रितु जी कहती हैं, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था ना, मत हो परेशान, वह आ जाएगा। और कहीं वह ऑफिस चला गया होगा और मैं उसका इंतजार ही कर रहा हूँ तो। रणविजय जी परेशान होकर बोलते हैं। रितु जी कहती हैं, नहीं वह ऑफिस नहीं गया है। रणविजय जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं मुझे पता करने दो। वह इंद्राणी जी को आवाज़ देते हैं और कहते हैं, अभी को या फिर रोशनी को बुलवा दीजिए और कहिए कि मैं बुला रहा हूँ। इंद्राणी जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और वह जब कमरे में जाती हैं तो रोशनी काफ़ी परेशान कमरे से बाहर निकल ही रही होती है। इंद्राणी जी कहती हैं, क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों हो। रोशनी वैसे ही घबराई हुई कहती है, आंटी अब मन्नू को बहुत तेज बुखार है, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे हैं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंद्राणी जी कहती हैं, डॉक्टर को बुलाएंगे, परेशान मत हो, वह ठीक हो जाएंगे। आप जाओ जाकर उनके पास बैठो, मैं आती हूँ। रोशनी अपना सिर हमें हिला देती है। ईशान अभी के पास बैठा हुआ उसके हाथ को पकड़ा होता है। इंद्राणी जी जाकर रितु जी और रणविजय जी को बताती हैं तो वह दोनों भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। रणविजय जी तो कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लगते हैं। वह थोड़ी तेज सांस से लेने लगते हैं। रितु जी उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, रिलैक्स रणविजय, मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ ना। रणविजय जी कहते हैं, मुझे अभी को देखना है, तुम डॉक्टर को कॉल करो, मैं उसके पास जाता हूँ। रणविजय जी तुरंत ही कमरे में आ जाते हैं। रोशनी अभी के पास बैठी हुई होती है। वह जब रणविजय जी को देखती है तो वो उसके पास से हट जाती है। रणविजय जी अभी के पास बैठ जाते हैं और उसके सिर को सहलाते हुए रोशनी की तरफ देखकर कहती है, क्या हो गया इसे, बुखार कैसे आ गया। रोशनी कुछ भी नहीं बोल रही होती है। ईशान भी इस तरह से सबको देखता है तो वह भी मायूस चेहरा किए होता है। वह रणविजय जी की तरफ देखकर धीरे से कहता है, आप सैड मत हो, पापा ठीक हो जाएंगे। ईशान भी बीमार होता है ना तो डॉक्टर अंकल आते हैं तो ईशान बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप डॉक्टर अंकल को बुलाओ ना जल्दी, वो जल्दी से आकर पापा को ठीक कर देंगे। रणविजय जी उसके चेहरे की मायूसी देखते हैं तो अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। तभी रितु जी भी वहां पर आ जाती हैं। वह जब अभी को इस तरह सोए हुए देखती हैं तो वह भी परेशान होती हैं। वह कहते हैं, अभी सो रहा है, उससे ज़्यादा बुखार है क्या।
रणविजय जी कहते हैं, हाँ रितु देखो ना, तुमने डॉक्टर को कॉल कर दिया है ना। रितु जी कहती हैं, हाँ मैंने बोल तो दिया है। रितु जी भी वहीं उसके पास बैठ जाती हैं। ईशान अभी का एक हाथ एक तरफ से पकड़े हुए होता है और अभी के चेहरे पर देख रहा होता है। कभी वह ठीक उसकी दूसरी तरफ बैठे हुए रणविजय जी और रितु जी की तरफ उनके चेहरे पर देखता है, तो कभी वहाँ परेशान खड़ी रोशनी के चेहरे पर। रोशनी ईशान को अपने पास बुलाती भी है, तो वह कहता है, नहीं मैं यहीं पापा के पास ही बैठूंगा, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। रितु जी ईशान के चेहरे पर देखती हैं और फिर वह अभी को देखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। उनको देखकर ईशान कहता है, डॉक्टर अंकल आप मेरे पापा को जल्दी ठीक कर दोगे ना। डॉक्टर अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। ईशान कहता है, आप उनको इंजेक्शन मत देना, उनको भी डर लगेगा ना, जैसे ईशान को लगता है। डॉक्टर कहते हैं, आप परेशान मत होइए, हम नहीं देंगे आपके पापा को इंजेक्शन। ओके। ईशान कहता है, प्रॉमिस। डॉक्टर कहते हैं, हाँ पक्का प्रॉमिस। रोशनी ईशान को कहती है, आप यहाँ आइए मेरे पास और डॉक्टर अंकल को देखने दीजिए उन्हें। ईशान कहता है, ईशान यहाँ पर पापा के पास रहेगा। रोशनी कहती है, जब डॉक्टर अंकल ट्रीटमेंट कर लेंगे ना, तो फिर आप चले जाइएगा, आप आइए मेरे पास। ईशान रोशनी के पास चला जाता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। वह जैसे ही अपने बैग से इंजेक्शन निकालते हैं, तो ईशान तेज आवाज में रोने लगता है और कहता है, नहीं मेरे पापा को इंजेक्शन मत दीजिए ना, प्लीज उन्हें दर्द होगा। डॉक्टर अंकल आपने प्रॉमिस किया था। रणविजय जी और रितु जी दोनों ईशान की तरफ ही देखने लगते हैं। रोशनी उसे समझाती है और कहती है, नहीं वो इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, वह देख रहे हैं, आप ये इधर देखिए यहाँ क्या है। रोशनी उसको दूसरी तरफ दिखाती है। तभी डॉक्टर रवि को इंजेक्शन लगा देते हैं और कुछ दवाइयाँ देकर कहते हैं, ये सारी दवाइयाँ ले लेंगे टाइम से तो फिर जल्दी रिकवर करेंगे। रितु जी काफ़ी परेशान होकर कहती हैं, लेकिन अभी इस तरह से सो क्यों रहा है, वह उठ क्यों नहीं रहा है, इससे पहले भी तो बुखार हुआ है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्टर कहते हैं, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, जैसे ही बुखार कम होगा वह जग जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए और उन्हें आराम करने दीजिए। रितु जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। डॉक्टर के जाने के बाद भी रितु जी और रणविजय जी वहीं अभी के पास बैठे होते हैं। रितु जी रणविजय जी से कहती हैं, चलो रणविजय हम चलते हैं, अभी को आराम करने दो। रणविजय जी परेशान से कहते हैं, लेकिन अभी तो ठीक नहीं है, मैं उसको इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे यहीं रहना है। रितु जी कहती हैं, हम यहीं रहेंगे तो वह ठीक से आराम नहीं कर पाएगा ना, चलो प्लीज। रणविजय जी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। वह रोशनी की तरफ देखकर कहते हैं, रोशनी तुम यहीं पर रहो अभी के पास, और जैसे ही वह जग जाए ना तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं हॉल में ही हूँ। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। रणविजय जी और रितु जी वहाँ से चले जाते हैं। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी दोनों को सुकून नहीं हो रहा होता है। रितु जी उनकी परेशानी को अच्छे से समझ रही होती हैं। वह उनके पास बैठ जाती हैं और उनके हाथ पर हाथ रखकर कहती हैं, वह ठीक है। रणविजय जी कुछ बोलते नहीं है, बस अपनी पलकें झपका देते हैं। रोशनी कमरे में अभी के पास ही बैठी हुई होती है और ईशान मायूस अभी के हाथ को पकड़ा हुआ होता है। इंद्राणी जी वहां पर आती हैं और वह ईशान को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं, लेकिन ईशान उनको मना कर देता है। रोशनी उसे कहती हैं, आप जाओ आंटी के साथ, सभी आपका वेट कर रहे हैं आपके साथ खेलने के लिए। ईशान कहता है, नहीं मैं पापा के पास ही रहूँगा, जब तक वह ठीक हो जाएंगे ना तब मैं जाऊँगा। रोशनी की आंखें भर जाती हैं। वह अपने मन में कहती है, जितना प्यार अब मन्नू ईशान से करते हैं उतना ही ईशान भी उनसे करता है। यह क्या रिश्ता है इनका, पता नहीं, लेकिन जो भी है वह बहुत ही खूबसूरत है और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि दोनों हमेशा ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहें। रोशनी ईशान को समझाती है और कहती है, आप आंटी के साथ जाओ, वह आपको कुछ खिला देंगी, वरना आप ऐसे तो स्ट्रांग नहीं होगे ना, और जब आप स्ट्रांग नहीं होगे तो पापा के साथ कैसे खेलोगे। ईशान रोशनी के चेहरे पर देखने लगता है, तो रोशनी कहती है, जाओ। ईशान अपना सिर हाँ में हिला देता है और वह इंद्राणी जी के साथ वहां से चला जाता है। अभी का बुखार जब कम होता है और अपनी आंखें खोलता है, तो अपने सामने बैठे ईशान को देखता है। वो अभी के चेहरे पर देखकर मुस्कुरा देता है। उसको इस तरह से अपने पास बैठा हुआ देखकर अभी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है।
अभी ईशान को कुछ कहता है, उससे पहले ही ईशान रोशनी को कहता है, मम्मा मम्मा देखो पापा ठीक हो गए। मम्मा। रोशनी उसकी आवाज़ से अभी की तरफ देखने लगती है। अभी उठकर बैठ रहा होता है। रोशनी तुरंत उसके पास जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और घबराई हुई कहती है, आप ठीक तो हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी उसके चेहरे पर हैरानी से देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र वहाँ दीवार पर लगी घड़ी पर जाती है, जिसमें दोपहर के 12 के आसपास हो रहे होते हैं। अभी हैरानी से कहता है, दोपहर हो गया, मैं इतनी देर तक सोया रहा, किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? अभी वहाँ से जाने लगता है। रोशनी कुछ कहती उससे पहले ही ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पापा। अभी रुक जाता है और ईशान के चेहरे पर देखने लगता है और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर भरे गले से कहता है, हाँ। ईशान खड़ा हो जाता है और अभी के गाल पर किस कर देता है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, आप ठीक हो? आपको पता है डॉक्टर अंकल को मैंने कहा था कि आपको बड़ी वाली इंजेक्शन ना लगाएं, तो उन्होंने नहीं लगाया। अभी रोशनी के चेहरे पर देखने लगता है तो रोशनी कहती है, वह आपको बहुत ही ज़्यादा बुखार था और आप आंखें भी नहीं खोल रहे थे, तो डॉक्टर आए थे। अभी अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है, मॉम डैड भी बहुत परेशान हो गए होंगे, मैं क्या करता हूँ? तभी उसे ध्यान आता है कि कल रात को ईशान उससे नाराज था, लेकिन इस वक्त वह उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रहा है। वो ईशान की तरफ देखकर कहता है, आप मेरे पास आओगे ना? मेरे साथ रहोगे ना? मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? ईशान अपना सिर नामे हिला देता है। अभी उसके गाल पर किस करता है और कहता है, थैंक यू। ईशान भी खिलखिलाकर हंस देता है। अभी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, मॉम डैड घर पर ही है ना? होंगे ही। वह वहां से जाने लगता है। रोशनी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन अभी नहीं रुकता है और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल जाता है। वह जब हॉल में जाता है और रितु जी और रणविजय जी उसे देखते हैं, तो दोनों के चेहरे पर थोड़ी शांति आती है। रितु जी और रणविजय जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। रणविजय जी उसको देखते ही उसको गले लगा लेते हैं। अभी यह बात अच्छे से समझ रहा होता है कि इस वक्त वह लोग कितनी ज़्यादा परेशान होंगे। अभी कहता है, डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज परेशान मत होइए। रणविजय जी कुछ देर उसको ऐसे ही सीने से लगाए रखते हैं, फिर उससे अलग होते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वह अभी से अपनी नज़र चुराते हुए कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? अब अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? अभी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है तो रणविजय जी उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बोलो ना? अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। रितु जी उसके चेहरे पर देख रही होती हैं तो अभी कहता है, मम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं चला कि मुझे क्या हो गया था। रणविजय जी कहते हैं, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कल तुमसे किस तरह से गुस्से में बात की, इसलिए अपने डैड से बदला लिया तुमने ना? अभी कहता है, डैड। रणविजय जी कहते हैं, सुनो कुछ भी कर लेना, मुझसे बात नहीं करना, मैं सह लूँगा, लेकिन अपने आप को खुश मत करना। अभी कहता है, डैड मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप लोगों ने नाश्ता किया है या नहीं अभी तक? इंद्राणी जी कहती हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ होगा यहाँ पर? किसी के एक निवाला भी जाएगा? सर ने तो अभी तक अपनी दवाइयाँ भी नहीं ली हैं। मैम कब से कहकर थक गई हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक वह कुछ भी नहीं खाएंगे। अभी रणविजय जी की तरफ देखकर कहता है, डैड ये क्या लापरवाही है? आंटी आप इनके लिए कुछ खाने को लेकर आइए। और मम आपको तो बोलना चाहिए था ना? रितु जी कहती है, मैं थक गई थी बोल बोल कर, ये सुने तो ही ना। अभी कहता है, डैड अब आप कुछ बहाने बनाएंगे है ना? रणविजय जी कुछ बोलते उससे पहले ही अभी खांसने लगता है। रणविजय जी उसकी पीठ को सहलाकर कहते हैं, अभी तुम ठीक तो हो? अभी कहता है, हाँ डैड मैं ठीक हूँ। रितु जी कहती हैं, तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, मैं देख लेती हूँ। अभी कहता है, मम मैं ठीक हूँ, प्लीज आप लोग नाश्ता कर लीजिए, दोपहर हो गई है। रितु जी कहती हैं, तुम जाओ ना मैं देख लेती हूँ, तुम प्लीज जाकर रेस्ट करो और रोशनी को भी कहना कि वह भी कुछ नाश्ता कर ले, सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया है। और तुम्हारा नन्हा सा ईशान, हम सबसे ज़्यादा तो वह परेशान था। इतने से बच्चे में इतनी समझदारी है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। रणविजय जी कहते हैं, मैंने तो पहले भी कहा है ना, उसे देखकर मुझे हमेशा लगता है
जैसे अभी जब छोटा था वैसा ही है वो। ये सुनते ही अभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रितु जी कहती हैं, जाओ अभी रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। अभी अपना सिर हाँमे हिलाकर वहां से चला जाता है। अभी कमरे में आ रहा होता है तो देखता है रोशनी दरवाजे पर ही खड़ी है और उसके साथ ईशान भी है। अभी ईशान की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो ईशान मुस्कुराते हुए उसकी गोद में आ जाता है। अभी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, जाकर कुछ खा लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रोशनी कुछ कहती उससे पहले ही अभी वहां से अपने कमरे के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रितु जी अभी के कमरे में आती है। ईशान और अभी साथ में बिस्तर पर बैठे हुए होते हैं। ईशान बातें कर रहा होता है और अभी बस चुपचाप मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर देख रहा होता है। अभी रितु जी को देखता है तो कहता है, मैं मुझे अर्जेंट काम आ गया इसलिए मैं ऑफिस जा रही हूँ। और तुम किसी तरह की कोई जिद नहीं करोगे और काम के लिए मैंने मना कर दिया है। कोई कॉल नहीं आएगा, तुम भी कॉल नहीं करोगे, पूरा समय आराम करोगे, ठीक है? अभी कहता है, लेकिन मॉम, रितु जी कड़ी आवाज में कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है जिद करने की। मैं तुम्हें वार्न करने के लिए ही आई हूँ। अगर मुझे पता चलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, समझे? अभी मुस्कुराकर कहता है, ओके मॉम। रितु जी उसके पास आकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, रेस्ट करो और परेशान नहीं होना किसी बात को लेकर। अभी अपना सिर हमें हिला देता है। रितु जी वहां से चली जाती हैं। अभी के नाश्ता के बाद रोशनी उसे दवाई देती है। अभी दवा खा लेता है तभी ईशान अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, मम्मा ऐसी कैसे पापा ठीक होंगे? रोशनी हैरान होकर ईशान के चेहरे पर देखने लगती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो? मैंने दवा दिया जो भी आपके डॉक्टर अंकल देकर गए थे। देखो मैंने सारी दवाइयाँ दी हैं। ईशान कहता है, आप जब मुझे दवा देते हो और फिर मेरे सिर पर किस करते हो तभी ईशान जल्दी ठीक हो जाता है ना, तो आप पापा को भी कर दो ना, वह भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह सुनते ही अभी और रोशनी दोनों जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों तुरंत अपनी नज़रों को एक दूसरे से फेर लेते हैं। दोनों को ही समझ में नहीं आता कि वे क्या बोलें। एक दूसरे से नज़रें चुराने में वो लोग एक दूसरे की तरफ भी देख रहे होते हैं और फिर अपना चेहरा वापस फेर लेते हैं। ईशान कहता है, क्या हुआ मम्मा, करो ना, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी कहता है, वैसे आपने बताया नहीं कि आपके यहाँ किसकी किसके साथ फ्रेंडशिप हुई है। ईशान कहता है, आपको मैं बाहर लेकर चलूँगा, लेकिन जब आप ठीक हो जाओगे तब। जब भी ईशान बीमार होता है ना, तो मम्मा उसे नहीं जाने देती कहीं भी। मम्मा जल्दी कर दो ना, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। रोशनी को समझ में नहीं आता कि वह कैसे उसका इस बात का ध्यान से हटाए। वो वहां से जाने लगती है तो ईशान कहता है, मम्मा प्लीज। अभी कहता है, आप ही कर दो ना, फिर पापा ठीक हो जाएंगे। ईशान कहता है, सच में? अभी कहता है, हाँ बिल्कुल। ईशान मुस्कुराते हुए अभी के सिर पर किस कर देता है और कहता है, अब पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी मुस्कुरा देता है। एक बार फिर रोशनी और अभी की नज़र एक दूसरे पर जाती है तो वह लोग अपनी नज़रों को वापस से एक दूसरे की तरफ से फेर लेते हैं। शाम के समय मन्नू और ईशान दोनों घर के ही गार्डन में खेल रहे होते हैं। काफी देर से वो लोग वहां होते हैं तो रोशनी वहां पर जाती है ताकि वह ईशान को लेकर आ सके, क्योंकि वह अच्छे से जान रही होती है कि जब तक ईशान नहीं कहेगा तब तक अब मन्नू उसे लेकर आएंगे नहीं और उनकी तबीयत अब तक पूरी थोड़ी ठीक हुई है और कहीं फिर से खराब ना हो जाए। वह वहां पर जाती है तो देखती है कि ईशान अब मन्नू के साथ साथ वहां कुछ और हाउस हेल्प के साथ खेल रहा होता है। रोशनी ये देखकर काफी खुश होती है क्योंकि अब मन्नू के चेहरे पर भी बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट होती है। तभी खेलते हुए अभी खांसने लगता है। थोड़ी देर में ही वह खांसने से बेचैन हो जाता है। रोशनी तुरंत उसके पास वहां रखे पानी की बोतल उठाकर लेकर जाती है और उसे देती है। वह पानी पी लेता है, फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। रोशनी धीरे से कहती है, आप प्लीज बैठ जाइए ना, वह खेल रहा है, उसे रहने दीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी उसके चेहरे पर देखकर धीरे से कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी हल्का सा हो जाता है। तुम यहाँ पर आई हो, कुछ काम है? रोशनी कहती है, नहीं बस ईशान को देखने आई थी। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पर कि मैं उसे संभाल सकता हूँ? वह रोशनी की आंखों में देखते हुए कहता है। रोशनी भी उसके चेहरे पर देखकर अपने मन में कहती है, आप पर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और ईशान के लिए कभी भी आपसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता है। मैं भी उसका उतना ध्यान नहीं रख सकती जितना आप रखते हैं।
अभी कहता है, क्या हुआ, जवाब दो। शायद तुम्हारी चुप्पी मेरी बात की हामी दे रही है। क्यों? रोशनी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही देखने आ गई थी। अभी कुछ भी नहीं बोलता। दोनों भाई साथ में खड़े हुए होते हैं और ईशान को देख रहे होते हैं। तभी अभिमन्यु अचानक कहता है, सॉरी। रोशनी उसके चेहरे पर देखकर कहती है, क्यों? अभिमन्यु कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी से बात कर ली थी। मुझे इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए था और सही गलत समझना चाहिए था, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं समझा और इन सब की वजह से सबको हर्ट कर दिया। रोशनी कहती है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। आप अपने मन में किसी तरह का कोई बात मत रखिए। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। अभी कहता है, मैं जानता हूँ मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल भी सही नहीं था। यकीन करो मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा। पता नहीं क्यों कभी कभी मैं इतना गुस्सा क्यों हो जाता हूँ। ये गलत है। मैं जानता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर ऐसा ना कर सकूँ। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी धीरे से कहता है, वैसे मुझे एक और बात करनी है। रोशनी उसकी तरफ देखने लगती है तो अभी कहता है, मेरे ऐसे बिहेवियर से तुम्हें भी तकलीफ होती है और मम डैड को भी मैं हर्ट कर देता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पीछे की सारी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करूँगा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। रोशनी ये सुनती है तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह अपनी खुशी को अभी के साथ कैसे शेयर करे। कैसे वो उससे कहे कि वो तो कब से ये चाह रही थी, एक बार तो उसे रिश्ता निभाने का मौका मिले। अभी कहता है, मुझसे दोस्ती करोगी? हमारा दोस्ती का रिश्ता बन सकता है ना? मैं अपना हाथ आगे कर देता है तो रोशनी मुस्कुराते हुए उसके साथ हैंडशेक कर लेती है। तभी इंद्राणी जी वहां आती हैं और अभी का फोन देते हुए कहती हैं, सर का कॉल है आपके लिए। अभी मोबाइल ले लेता है और वहां से बात करने के लिए साइड में चला जाता है। रोशनी की आंखें हल्की भीगी हुई होती हैं। वह अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, आपने इतना किया मेरे लिए, इतना सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। मैं हमारी दोस्ती के रिश्ते को भी बहुत ही सच्चे दिल से निभाऊंगी। आपको किसी तरह का कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपने मुझे मेरी पिछली गलतियों के लिए माफ़ कर दिया, यह मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और अब सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। अमन्यु और ईशान आज एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय बिताकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अभी तो ये बिल्कुल भूल गया कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह ईशान के साथ झूले पर बैठा हुआ उसको अपनी गोद में लिए हुए उससे बातें कर रहा होता है। दोनों के चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट होती है। तभी रोशनी वहां पर अभी का फ़ोन लेकर जाती है और कहती है, आंटी का कॉल आ रहा है तब से, शायद कोई ज़रूरी बात होगी। अभी उससे फ़ोन ले लेता है और कहता है, अब ईशान को भी अंदर ले जाओ, शाम हो रही है, मैं बात करके आता हूँ। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और वो ईशान को लेकर अंदर चली जाती है। अभी वापस से रितु जी को कॉल करता है। वो तुरंत कॉल रिसीव करती हैं और कहती हैं, अभी तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से कॉल कर रही थी, तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? अभी कहते हैं, मम, वो मैं बाहर आकर गार्डन में बैठा हुआ था ना और फ़ोन अंदर था तो आपका कॉल नहीं ले पाया। रितु जी कहती हैं, तुम सच बोल रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा ठीक फील किया और बैठ गए स्टडी रूम में काम करने के लिए? अभी हंसते हुए कहता है, नहीं मम, मैं सच में गार्डन में ही हूँ। रितु जी कहती हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक तो लग रही है ना? अभी कहता है, हाँ मम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। रितु जी कहती हैं, मैं तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। एक तरफ तो ये यहाँ ऑफिस भी आ गए हैं और दूर होकर तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं कि तुम्हें छोड़कर कैसे आ गए, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर वह नहीं आते तो फिर तुम काम करने लगोगे। अब इनको मैं क्या समझाऊं? अभी मुस्कुराते हुए कहता है, मम आप डैड को समझाइए कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। वह घर पर आ जाएं, जो भी काम होगा वह मैं देख लूँगा। रितु जी कहती है, ठीक है मैं बोल देती हूँ, तुम ध्यान रखना और रेस्ट करो। अभी कहता है, ओके मम। अभी हॉल में ही बैठा हुआ होता है। तभी वह देखता है कि उसके हाथ थोड़े छिल गए हैं, जो कल रात गुस्से में उसने दीवार पर मारा था उस वजह से, और आज कहीं लग जाने की वजह से उनमें से खून निकल रहा है और थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है।
वो उठकर वहाँ से एक ड्रॉर को खोलता है और उसमें से दवा निकालता है और उसको लगाने लगता है, लेकिन उल्टे हाथ से वो उसे सही से नहीं लगा पा रहा होता है। तभी रोशनी वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं कुछ मदद करूँ? अभी उसके चेहरे पर देखता है और फिर कहता है, नहीं, मैं कर लूँगा। वह वापस से लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह नहीं लग पाता। रोशनी उसके हाथों से बिना कुछ कहे दवा ले लेती है और एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ती है और दूसरे हाथ से दवा लगा देती है। अभी उसके चेहरे पर देखने लगता है। रोशनी जब उसको देखते हुए देखती है तो वह भी उसकी आंखों में देखने लगती है। कुछ देर के लिए दोनों ही एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। तभी एक हाउस हेल्प वहाँ आती है और बताती है कि समीर और कशिश आए हुए हैं। वह दोनों लिविंग रूम में उनका वेट कर रहे हैं। यह सुनकर अभी काफ़ी खुश हो जाता है। रोशनी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अभी तुरंत वहाँ जाता है और समीर उसको देखते ही गले लग जाता है और कहता है, कैसा है? वैसे मैं कुछ दिनों के लिए जाता हूँ और मेरे वापस आने पर नया ही सरप्राइज दे देते हो। तभी रोशनी भी वहाँ पर आ जाती है। कशिश रोशनी के गले लग जाती है और कहती है, कांग्रेचुलेसन्स रोशनी। रोशनी बस उसको देखकर हल्का मुस्कुरा देती है। समीर रोशनी की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों ने तो मुझे बताया ही नहीं, लेकिन मुझे आते ही पता चल गया और देखो मैं मिलने के लिए भी आ गया। अभी जैसे जानबूझकर उसकी बातों को बदलने के लिए कहता है, और कैसी रही तेरी ट्रिप? समीर कहता है, घूमने तो गया ही नहीं था, ऑफिस के काम से गया था, तो बस खत्म करके आ गया। वैसे मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कैसे अपनी लाइफ में इतना ऑफिस का काम कर लेते हैं। मैं तो बोर हो जाता हूँ, लेकिन डैड को कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए चुपचाप जहाँ वो जाने के लिए कहते हैं वहाँ चला जाता हूँ। अभी हंसते हुए कहता है, अच्छा आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। वह लोग वहाँ सोफे पर बैठ जाते हैं। समीर कहता है, वैसे तुझे पता है मैं ऑफिस गया था तुझसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पता चला कि सर की तो तबीयत ठीक नहीं है और सर आज ऑफिस आए ही नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना घर पर ही जाकर मिल लें। वैसे तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना? क्या कुछ भी बोल रहा है तू? वरना मुझे डिस्टर्ब कर सकता है क्या? अभी बोलता है, हाँ ये तो है। वैसे तुझे पता है जब मुझे पता चला कि तेरे तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इस बारे में कशिश को कॉल करके बता रहा था। तभी दो एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे थे कि हाँ अब नई नई शादी हुई है तो भला वह ऑफिस क्यों आएंगे। समीर मुस्कुराते हुए बोलता है। कशिश उसकी बात पर मुस्कुराने लगती है। रोशनी अपनी नज़र नीची कर लेती है। अभी समीर को घूरने लगता है तो समीर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे ही एम्प्लॉयज़ बोल रहे थे। रोशनी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो वह उनसे नजरें चुराती हुई कहती है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। समीर कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोल दो, वह ले आएंगे। तुम तो बैठो, हम सब साथ में मिलकर बातें करते हैं। वैसे सॉरी, मैं तुम दोनों की शादी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। मैंने सोचा तुम लोगों से पूछ लूं कि मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आऊं, तो बता देना। रोशनी कुछ भी नहीं बोलती है तो समीर अभी के चेहरे पर देखने लगता है। अभी कहता है, वैसे मिस्टर खुराना की जो डील थी उसका क्या हुआ? वह हो गया ना? समीर अपना चेहरा बनाते हुए कहता है, मैं तुझसे यहाँ क्या बातें कर रहा हूँ और तू मेरे साथ क्या बात कर रहा है? अभी काफी सीरियस चेहरा बनाकर कहता है, काम की बात कर रहा हूँ ना, काम पहले जरूरी है। समीर कहता है, यह तो ऑफिस है नहीं, मैं घर पर आया हूँ तुझसे मिलने के लिए, तो नॉर्मल बात ही करें। वैसे भी तुझे तो कभी होता नहीं कि अपने दोस्त से थोड़ा मिल ले, थोड़ा बात कर ले, हमेशा बिजी रहना है तुझे। अभी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा काम रहता है तो बस इसलिए। समीर कहता है, हाँ मैं तो बहुत फ्री हूँ ना, छोड़ अब तुझसे कोई शिकायत करूँगा ही नहीं। अब तो मैं तेरी शिकायत रोशनी से करूँगा। रोशनी, अब मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि ये मुझसे मिलने के लिए कम से कम मंथ में 2 बार तो आए, वरना अब मैं भी नहीं आने वाला हूँ। रोशनी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। कशिश कहती है, वैसे समीर, अभी के पास तुम जब आते हो ना तो उससे शिकायत ही करते हो। समीर कहता है, हाँ तो क्या करूँ, ये वैसे तो कुछ नहीं सुनता है, शिकायत करनी पड़ती है। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है जो शिकायत करनी हो कर लो, मुझे भी अच्छा ही लगता है। समीर हंसते हुए कहता है, यह हुई ना दोस्त वाली बात। अभी मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देता है।
समीर और कशिश काफी देर तक वहां रुकते हैं। ईशान रोशनी को बुलाने लगता है तो रोशनी ईशान के पास चली जाती है। अभी उन दोनों के साथ काफी देर तक बैठकर बातें करता है। फिर उन लोगों को भी किसी से मिलने के लिए जाना होता है तो वह लोग भी चले जाते हैं। अभी उन लोगों से मिलने के बाद और भी ज्यादा खुश होता है। अभी जब रूम में आता है तो देखता है ईशान सोया हुआ है और रोशनी उसके हाथ पैर की मसाज कर रही है। अभी उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या कर रही हो ये? रोशनी अपने होठों पर उंगली रखती है और धीरे से कहती है, आज कितना ज़्यादा खेला ना, तो बहुत थक गया है। इसके हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे होंगे तो बस इसीलिए। अभी भी वहाँ उसके पास आकर बैठ जाता है और धीरे से कहता है, हाँ मुझे भी ध्यान नहीं रहा और मैंने भी मना नहीं किया। वैसे तुम्हें पता है ईशान बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। मैं तो अपने लिटिल मास्टर को फुटबॉल प्लेयर ही बनाऊंगा। नहीं, या फिर वो जो चाहेगा मैं उसे वह करने दूंगा। मैं बहुत ही अच्छा डैड बनूंगा, इसका हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। अभी के चेहरे पर बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट होती है। रोशनी अभी के चेहरे पर देखने लगती है। वह रोशनी की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या कहा है। वह उस जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, मॉम डैड आने वाले होंगे, मैं हॉल में ही जा रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है। रोशनी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने मन में कहती है, मैं जानती हूँ कि आप ईशान से बहुत प्यार करते हैं और इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। रितु जी जब ऑफिस से आती हैं तो वह काफ़ी गुस्से में अपने हाउस हेल्प को बुलाती हैं और कहती हैं, यह गार्डन का ऐसा हाल किसने कर दिया? पूरे घास खराब हो गए हैं और कितने सारे प्लांट्स भी उजड़ गए हैं। क्या हुआ? कौन गया था उसमें? वह धीरे से कहता है, वह उसमें सभी फुटबॉल खेल रहे थे। रितु जी गुस्से से कहती हैं, कौन कौन खेल रहा था उसमें फुटबॉल? वो फुटबॉल खेलने की जगह है क्या? अमन्यु वहां पर आ जाता है और कहता है, क्या बात है मॉम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? रितु जी वैसे ही गुस्से से कहती हैं, पूरे गार्डन को किसने खराब कर दिया है? सब कुछ खराब हो गया है। अभी किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अपनी जीभ बाहर करता है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर उनकी तरफ देखकर कहता है, सॉरी मम, वो एक्चुअली। रितु जी कहती हैं, रियली अभी, ये तुमने किया? अभी अपना सिर हिलाकर कहता है, वो ईशान ने कहा था और मुझे भी मौका मिला तो मैं भी उसके साथ खेलने लगा। सॉरी मम। रितु जी अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती हैं, ईशान बच्चा है, तुम बच्चे नहीं हो। अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। अभी कुछ कहना चाहता है लेकिन रितु जी वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। अभी अपने सिर पर हाथ मारता है और कहता है, सच में मैं भी ईशान की तरह बच्चा ही बन जाता हूँ, लेकिन इतना तो चलता है ना, ईशान की खुशी के लिए। अभी मुस्कुराने लगता है। रोशनी सुबह जब ईशान को लेकर हॉल में आती है तो रणविजय जी जब उसे देखकर मुस्कुराते हुए हैं, क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह हमारे प्रिंस को इस तरह रेडी करके कहाँ ले जाया जा रहा है? ईशान हैरानी से रोशनी के चेहरे पर देखने लगता है। रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, वह आज से ईशान की छुट्टियां खत्म हो गई है ना, तो उसे स्कूल के लिए रेडी किया है। रणविजय जी ईशान के पास आकर कहते हैं, ओहो, तो आज हमारे लाडले को स्कूल जाना पड़ेगा। ईशान खुश होकर कहता है, हाँ, और मैं वहां जाकर सबको बताऊंगा कि मैं अपने पापा के घर पर रहता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग खेलने के लिए हैं। मम्मा बनी भी तो आ गया होगा ना घूमकर, मैं उसे भी बताऊंगा, उसे भी पापा से मिलवाऊंगा। मैं आज पापा के साथ स्कूल जाऊं? रोशनी कुछ कहती उससे पहले ही रणविजय जी कहते हैं, वैसे आप स्कूल चले जाएंगे तो मैं किसके साथ खेलूंगा? ईशान उनकी तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, जब मैं स्कूल से आऊंगा फिर आप खेलना मेरे साथ। रणविजय जी अपना सिर हमें हिला देते हैं। रोशनी कहती है, चलो मैं आपको छोड़कर आती हूँ। ईशान कहता है, मम्मा पापा को कहो ना मुझे लेकर चलें, मैं वहाँ सबको मिलवाऊंगा अपने पापा से। रोशनी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या कहे, तो रणविजय जी रोशनी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ, अभी अब तक जगह नहीं है क्या? रोशनी कहती है, नहीं, वह कुछ काम कर रहे हैं आंटी के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट है ऑफिस का। हाँ, वह क्लाइंट्स आने वाले हैं ना आज, तो उसी के लिए पेपर रेडी करवा रहे होंगे। रणविजय जी कुछ याद करके कहते हैं। रोशनी कहती है, कोई बात नहीं, मैं ईशान को छोड़कर आती हूँ। तभी ईशान अपना चेहरा उदास कर लेता है। रणविजय जी कहते हैं, कोई बात नहीं, पापा बिजी हैं तो मैं चलूँ आपके साथ, मुझे मिला देना, मैं भी तो आपका फ्रेंड हूँ ना। ईशान कहता है,
आप तो डैड है ना, मुझे तो अपने पापा के साथ जाना है। तभी रितु जी वहां पर आ जाती हैं और रणविजय जी की तरफ देखकर कहती हैं, क्या कहा उसने अभी, डैड? वह तुम्हें डैड क्यों कह रहा है? रणविजय जी हंसते हुए कहते हैं, वह उस दिन उसने अभी को कहते हुए सुन लिया था ना। वैसे मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ, यानी कि वह मुझे दादू बुलाएगा। ये थोड़ा ओल्ड सा नहीं लगेगा? रितु जी कुछ कहना चाह रही होती हैं, तभी उनका फ़ोन बजने लगता है, तो वह वहाँ से चली जाती हैं। रणविजय जी ईशान की तरफ देखकर कहते हैं, मैं चलूँ आपके साथ? रोशनी कहती है, अंकल स्कूल का टाइम हो गया है, आप परेशान मत होइए, मैं उसे छोड़कर आती हूँ। वो वहाँ से ईशान को लेकर निकल जाती है। वह लोग कार में बैठे हुए होते हैं। तभी रोशनी ईशान को अपनी गोद में लेकर कहती है, मम्मा आपको कुछ कहेगी तो आप उनकी बात मानोगे ना? ईशान अपना सिर हाँ में हिला देता है। रोशनी कहती है, आप ना, आप उनको डैड नहीं बुलाएंगे, आप उनको दादू बुलाएंगे, ठीक है ना? ईशान कहता है, लेकिन वो तो डैड है ना, पापा भी तो उनको डैड बोलते हैं ना? रोशनी कहती है, नहीं, आप उनको दादू कहोगे, प्रॉमिस? ईशान अपना सिर हाँ में हिला देता है। रोशनी उसके सिर पर किस करके मुस्कुराते हुए कहती है, गुड बॉय। अभी ऑफिस जाने से पहले ईशान और रोशनी को घर पर नहीं देखता तो थोड़ा हैरान होता है। वह इंद्राणी जी से पूछता है तो वह बताती हैं कि वह रोशनी ईशान को लेकर स्कूल गई हैं। वैसे तो वह आपको कह रहे थे, लेकिन आप बिजी थे, इसलिए वही लेकर गई हैं। अभी अपना चेहरा उदास कर लेता है और धीरे से कहता है, बिजी था तो क्या हुआ, एक बार कहना तो चाहिए था मुझे। लेकिन नहीं, उसे तो सब कुछ खुद ही करना है। मेरा लिटिल मास्टर मेरे पास है, फिर भी मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। यह रोशनी मुझे मौका ही नहीं देती है। वैसे इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी तो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, इतना काम की वजह से। लेकिन बस अब बहुत हो गया, मैं उसके लिए समय निकालूंगा आपसे। रोशनी ईशान को स्कूल छोड़ने के बाद जब वापस आती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ होता है। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि जैसे वह रो रही थी। अभी हॉल में ही होता है। जब वह उसके चेहरे पर देखता है तो उससे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन रोशनी का चेहरा इतना उदास होता है कि वह अभी की तरफ देखती ही नहीं है और बिना देखे हुए आगे बढ़ती चली जा रही होती है। तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। अभी बिना कुछ सोचे हुए तेज कदमों से उसके पास जाता है और वह भी उसके पास घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, रोशनी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रोशनी बस अभी के चेहरे पर देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। अभी की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वह कहता है, क्या हुआ है रोशनी, कुछ बोलो तो। रोशनी धीरे से कहती है, मैं उन लोगों से किया हुआ वादा नहीं निभा पाई। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं कोई वादा नहीं निभा सकती। अभी को समझ में नहीं आता कि रोशनी इस तरह से क्यों बोल रही है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, पहले तुम खड़ी हो और क्या हुआ है बोलो। रोशनी वैसे ही अपने घुटनों पर बैठे हुए उसके चेहरे पर देखकर भरे गले से कहती है, मैंने शेफाली और वरुण से वादा किया था कि उनके न रहने पर सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। उनकी इतनी समय से मेहनत की बनाई गई कंपनी को मैं नहीं बचा पाई। रोनित ने उसे धोखे से ले लिया है और अब वह उसे अपनी कंपनी के साथ मर्ज कर देगा और उनका नाम खत्म कर देगा। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। अभी भी इस बात से बहुत हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। उसे रोशनी को इस तरह से देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ बोल नहीं पाता है, बस वह रोशनी के चेहरे पर देखता रहता है। रोशनी उठकर वहां से जाने लगती है। वह कुछ कदम बढ़ती है कि तभी उसका सर घूमने लगता है और वह वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। रोशनी को जब इस बात का पता चलता है कि रोनित ने उसकी कंपनी के साथ धोखा किया है, तो इस बात से वह बहुत ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि उसने वरुण और शेफाली से वादा किया था कि वह हमेशा इन सब का ध्यान रखेगी। जब वह घर आती है तो अभी उसकी ऐसी हालत देखकर थोड़ा परेशान होता है। वो उससे पूछता है तो रोशनी उसे सारी बात बता देती है और वह अपने कमरे में जाने लगती है। जब वह सीढ़ियों के पास पहुंचती है, वैसे ही वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अभी तुरंत भागता हुआ उसके पास जाता है और वह उसे तुरंत गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। वह तुरंत पानी के छींटे उसके चेहरे पर देता है। रोशनी आंखें खोलती है। वह अभी को इस तरह से अपने सामने खड़ा देखती है तो वह उठकर बैठ जाती है।
उसकी नज़रें अभी भी नीचे होती हैं। वह बस वही सब के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। अभी उसके सामने पानी का गिलास करता है। रोशनी उसकी तरफ देखने लगती है तो अभी इशारे से उसे पानी के लिए कहता है। रोशनी पानी पी लेती है लेकिन गिलास को अभी भी अपने हाथ में पकड़े हुए बस सोच रही होती है। अभी उसके हाथ से गिलास ले लेता है और वह वहाँ साइड में रख देता है और धीरे से कहता है, अब जो होना था वह हो गया, तो इन सब के बारे में अब परेशान मत हो। रोशनी उसकी तरफ देखकर कुछ नहीं बोलती है। वह बस धीरे धीरे बड़बड़ाने लगती है। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा वादा तोड़ती हूँ। मैंने उन लोगों से किया वादा तोड़ दिया। सभी सही कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। चाची भी ठीक कहती थी कि मैं मनहूस हूँ। मैं किसी के जीवन में रहती हूँ तो वहाँ बुरा ही होता है। मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। अभी को उसका इस तरह से कहना बुरा लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह उसे किस तरह से संभाले। वो धीरे से कहता है, रोशनी, ये सब कुछ अपने आप को कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जो कुछ भी किया उसने किया ना, तो फिर तुम इस तरह से हिम्मत मत हारो। इसके बारे में किसी से कंसल्ट करो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। लेकिन रोशनी जैसे अभी की बात सुनी नहीं रही होती है। वह बस यही सब बड़बड़ाए जा रही होती है। अभी उसके पास बैठ जाता है और उसके बाजुओं को पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहता है, रोशनी, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें अपने आप को ये सब कहने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। रोशनी उसकी तरफ देखने लगती है और रोते हुए उसके कंधे पर सर रख लेती है और कहती है, मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? मैं कैसे उनसे कहूंगी कि मैं वह सब कुछ नहीं संभाल पाई? उन्होंने मुझ पर कितना भरोसा किया था। अभी अपना हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन फिर वह अपना हाथ पीछे खींच लेता है और वह उसे कहता है, थोड़ा सा आराम करो, फिर इसके बारे में आराम से सोचना। रोशनी अपना सिर उसके कंधे से हटा लेती है। अभी तुरंत खड़ा हो जाता है और वहां से निकल जाता है। तभी इंद्राणी जी वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ रोशनी को? अभी सुभाष ने बताया कि वह बेहोश हो गई थी। अभी कहता है, हाँ, वह थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप उसे ब्रेकफास्ट करवा दीजिए और पूरा दिन उसका ध्यान रखिएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मम डैड को ऑफिस से पहले कहीं जाना था। वह लोग चले गए हैं ना? इंद्राणी जी कहती हैं, हाँ, अभी ही निकले हैं। वो सुभाष तो उनको बताने ही वाला था, लेकिन मैंने रोक दिया। अभी कहता है, सही किया। उन लोगों को मत बताइएगा, वरना परेशान हो जाएंगी। और आप लोग प्लीज़ रोशनी का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को बुला लीजिएगा। इंद्राणी जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और अभी वहाँ से चला जाता है। इंद्राणी जी रोशनी के लिए नाश्ता लेकर आती हैं तो वह नाश्ता करने से मना कर देती है। इंद्राणी जी कहती हैं, अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। अभी बाबा ने कहा है आपको नाश्ता करवा देने के लिए। रोशनी कहती है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए इस वक्त। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज़ आप जाइए। इंद्राणी जी उसको इस तरह से देखकर वहाँ से चली जाती हैं। रोशनी जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और वह बस परेशान सी कभी अपने कमरे के बिस्तर पर बैठती है तो कभी सोफे पर, तो कभी नीचे ज़मीन पर ही किसी कोने में। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप से ही भागने की कोशिश कर रही हो। अभी ऑफिस तो आ जाता है, लेकिन अभी भी वह रोशनी के बारे में ही सोचकर परेशान हो रहा होता है। इंद्राणी जी को कॉल करके वह उसके बारे में पूछता है तो वह उसे बताती हैं कि उन्होंने नाश्ता करने से मना कर दिया है और वह कमरे में अकेले ही परेशान बैठी हैं। वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अभी कहता है, ठीक है, आप उसे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए, अगर वह अकेला रहना चाहती हैं तो। इंद्राणी जी कहती हैं, ठीक है, जैसा आप कहें। अभी इंद्राणी जी को तो कह देता है कि वह उसे ऐसे ही छोड़ दे, लेकिन वह खुद इन सबसे बेचैन हो जाता है। वह अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाने के लिए अपना काम में ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोशनी की वही हालत याद आने लगती है और वह चाह कर भी अपने आप को उन सब में उलझाकर नहीं रख पाता है। उसको जब कुछ समझ में नहीं आता तो वह मोहित को कॉल करने का फैसला करता है ताकि वह उसे यह कह सके कि वह लोग रोशनी से मिलने के लिए आए, ताकि वह लोग उसे समझा सकें। अभी जब मोहित को कॉल करता है तो अभी के कुछ बोलने से पहले ही वो कहता है, मैं जानता हूँ कि आपको अभी तक इस बारे में पता चल गया होगा। दी ने आपको बताया होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उस कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं
तो कर सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारा तो उसमें कुछ रहा नहीं। मैं माँ को और धरा को लेकर चंडीगढ़ जा रहा हूँ। माँ को पता चलेगा तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगी। आप प्लीज़ दी को बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊँगा तो वह मना करेंगी और इस वक्त मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहता हूँ। अभी कहता है ठीक है। मोहित कॉल कट कर देता है। अभी को एक रास्ता मिला था रोशनी को थोड़ा सा शांत करने का, लेकिन मोहित की उसकी फैमिली के साथ यहाँ से जाने की वजह से अब उसे और कोई दूसरा उपाय नहीं समझ आ रहा था। अभी यही सब कुछ सोच सोच कर अपने केबिन में इधर से उधर घूम रहा होता है। इंद्राणी जी का कॉल वापस से आता है। अभी तुरंत उसका कॉल रिसीव करता है तो इंद्राणी जी कहती हैं, वह बाबा एक ज़रूरी बात करनी थी। अभी परेशान होकर कहता है, रोशनी तो ठीक है ना? इंद्राणी जी कहती हैं, हाँ वह ठीक है। अभी मैं उनके कमरे में गई थी, वह सो रही हैं और उनको इस तरह से जगाना मुझे ठीक नहीं लगा। वह ईशान बाबा को स्कूल से लाने का समय हो गया है, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अभी को रोशनी के बारे में सुनकर थोड़ा सा सुकून आता है। वह काफ़ी आराम से गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है परेशान मत होइए, मैं उसे ले आऊँगा। बस रोशनी का ध्यान रखिए और वह जागती हैं तो प्लीज़ उसे कुछ खिला दीजिएगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।